सीबीएसई बोर्ड के विद्यार्थियों का इस चैनल पर स्वागत है। चलिए कक्षा 12वीं के पहले ही अध्याय पर बातें करते हैं। समष्टि अर्थशास्त्र के कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट्स को समझते हैं। आज मैं आपको इस वीडियो में वस्तुओं के वर्गीकरण को समझाऊंगी, जिसमें हम समझेंगे अंतिम वस्तु, मध्यवर्ती वस्तु, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के अंतर को। एक अर्थव्यवस्था में अनगिनत वस्तुएं उत्पादित और उपभोग में लाई जाती हैं और इन वस्तुओं को हम दो प्रकारों में बांट सकते हैं, जैसे अंतिम वस्तु और मध्यवर्ती वस्तु, उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु। अगर मैं बात करूं अंतिम वस्तु की, तो अंतिम वस्तु वह वस्तु होती है जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता द्वारा उपयोग में लाई जाती है। अब कौन होता है यह अंतिम प्रयोगकर्ता? तो फाइनल यूज़र होते हैं दो ही व्यक्ति, या तो उपभोक्ता या तो उत्पादक। तो आपको याद रखना है कि इस प्रकार से अंतिम वस्तुएं भी हो गई दो तरह की, अंतिम उपभोक्ता वस्तु और अंतिम उत्पादक वस्तु। चलिए समझते हैं अंतिम उपभोक्ता वस्तु को। वे वस्तुएं जो अपने अंतिम प्रयोगकर्ता के द्वारा उपयोग के लिए तैयार होती हैं, उन्हें हम अंतिम उपभोक्ता वस्तु कहते हैं, जैसे मक्खन, जैसे ब्रेड। और इसकी अगर प्रक्रिया की बात करूं, तो आप सभी जानते हैं कि ब्रेड बनता आटे से है और आटा गेहूं से। तो किसान से खरीदा गया गेहूं, गेहूं से बनाया गया आटा और उस आटे को बारीक पीसकर उपयोग में लिया किसी ब्रेड बनाने वाले ने। तो इस पूरी प्रोसेस में अंत में हम उस ब्रेड का उपयोग कर रहे हैं, तो हो गई ना वो अंतिम उपभोक्ता वस्तु। अब ठीक वैसे ही जो अंतिम उत्पादक वस्तुएं होती हैं, वह भी अपने अंतिम प्रयोगकर्ता मतलब उत्पादक द्वारा उपयोग में लाई जाती हैं। जैसे किसान अपने ट्रैक्टर का उपयोग कर रहा है, तो ट्रैक्टर किस श्रेणी में आएगा? ट्रैक्टर आएगा अंतिम उत्पादक वस्तु के रूप में, क्योंकि ट्रैक्टर बना है लोहे से, उसमें कई तरह की अन्य सामग्री भी लगी है जो अलग अलग उत्पादककर्ता के द्वारा बनाई गई, लेकिन अंतिम रूप से वह ट्रैक्टर के रूप में एक किसान के द्वारा उपयोग में लाई जा रही है। और वो उत्पादक क्यों है बच्चों? क्योंकि उसका उपयोग हम उत्पादन के लिए कर रहे हैं। तो है ना कितना आसान, अंतिम उत्पादक वस्तु। अब इसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो हमें समझनी है कि ये अंतिम जो वस्तुएं होती हैं, उसमें कौन कौन सा खर्च शामिल होता है। तो चलिए समझते हैं कि जो अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं पर एक परिवार के द्वारा जो खर्च किया जाता है, उसे उपभोग व्यय कहते हैं। और उसी तरह एक उत्पादक के द्वारा जो खर्च किया जाता है, उसे निवेश व्यय कहते हैं। तो याद रखिएगा, अगर एक परिवार ने खर्च किया है उपभोक्ता वस्तु पर, तो वो हो गया उपभोग व्यय। और अगर किसी उत्पादक ने खर्च किया है अंतिम वस्तु पर, तो वह हो गया निवेश व्यय। तो अगर आपको अंतिम वस्तुओं का व्यय निकालना है, तो आप किसे जोड़ेंगे? आप जोड़ेंगे उपभोग व्यय को और निवेश व्यय को। अब इस बात को एक छोटे से उदाहरण से भी मैं आपको समझा देती हूँ। इसे समझिए कि जैसे आप मार्केट से कोई कमीज लेके आते हैं, कोई शर्ट लेके आते हैं, तो आप उसके लिए जो दाम देते हैं बच्चों, वही होती है उस अंतिम वस्तु की फाइनल कीमत। लेकिन ऐसा तो नहीं है कि उससे पहले उसकी कोई कीमत ही नहीं थी। चलिए शुरू से प्रक्रिया को देखें। तो सबसे पहले सूत बनाया गया और मान लेते हैं कि सूत बनाने वाले ने 100 रुपये खर्च किए। फिर उस सूत को एक फैक्ट्री वाले को बेचा गया, जिसने कमीज के लिए कपड़ा तैयार किया और उसने खर्च किए 200 रुपये। और ठीक वैसे ही वो जब कपड़ा एक टेलर ने लिया, तो उसकी कमीज सिली और खर्च किए 300 रुपये। अब देखिए इन तीनों प्रक्रिया में उस सूत की कीमत कैसे बढ़ती जा रही है। 100 से 200, 200 से 300, मतलब मूल्य वृद्धि हो रही है। अब
जब अंतिम रूप में आपने उसे 500 रुपये में खरीद लिया तो जो 200 रुपये आपने ज़्यादा दिए वो उसकी आखिरी मूल्य वृद्धि थी। अब आपके खरीदने के बाद उस शर्ट की कीमत में कोई भी मूल्य वृद्धि नहीं होगी। तो यही आपको समझना है कि जब कभी आप राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय का अनुमान लगा रहे हों तो उसमें आप सिर्फ अंतिम वस्तु को शामिल करेंगे, ना कि सूत को और ना ही उससे बने हुए कपड़े के मूल्य को। तो है ना बहुत ही आसान कि क्यों अंतिम वस्तुओं के मूल्य को ही शामिल किया जाता है। अब बात कर लेते हैं मध्यवर्ती वस्तु की। तो मध्यवर्ती वस्तु क्या होती है? मध्यवर्ती वस्तु वह वस्तु होती है जिसे कोई फर्म, कोई उत्पादक कच्चे माल के रूप में उपयोग करता है। अब कमीज के ही उदाहरण से आपको समझाऊं, जैसे सूत, वो हुई मध्यवर्ती वस्तु क्योंकि वो बना है कपास और सूत काटने वाले ने उसका उपयोग किया। फिर सूत को किसी कमीज बनाने वाले ने किसी कपड़ा बनाने वाले ने खरीदा तो उसका वह कपड़ा भी क्या हो गया? मध्यवर्ती वस्तु। उस कपड़े से बनी कमीज, तो अब बताइए क्या वो मध्यवर्ती वस्तु हुई? नहीं, क्योंकि इसके बाद वो बिक जाएगी तो वो हो गई अंतिम वस्तु। तो देखा आपने, जब कच्चे माल के रूप में सामान का उपयोग हो रहा हो तो वो मध्यवर्ती वस्तु कहलाती है, जैसे कि सूत और जैसे कि कपड़ा। लेकिन कमीज नहीं, क्योंकि कमीज है अंतिम वस्तु। और इसी के साथ एक खास बात जो आपको याद रखनी है वो ये है कि मध्यवर्ती वस्तुओं में मूल्य वृद्धि होती है किंतु अंतिम वस्तु में मूल्य वृद्धि नहीं होती। अब इसे ही एक अन्य प्रश्न के रूप में देखते हैं, क्या एक ही वस्तु अंतिम और मध्यवर्ती हो सकती है? तो इस सवाल का जवाब आपकी फेवरेट चीज़ में छुपा है। जैसे मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ एक बिस्किट का, कि अगर उसके उत्पादन में चीनी लगी है तो चीनी तो अंतिम वस्तु भी है, क्योंकि हम चीनी का उपयोग उस रूप में करते हैं अंतिम वस्तु के रूप में। और साथ ही एक बिस्किट बनाने वाली कंपनी या केक बनाने वाली कंपनी के लिए चीनी मध्यवर्ती वस्तु भी है। तो इसका जवाब क्या हुआ? इसका जवाब यही है कि एक वस्तु अंतिम वस्तु भी हो सकती है और मध्यवर्ती वस्तु भी हो सकती है। लेकिन आपको एक बात याद रखना है कि जब भी राष्ट्रीय आय की गणना होगी तो वस्तुओं का अंतिम उपयोग ही महत्व रखेगा, मध्यवर्ती वस्तुओं का उपयोग महत्व कम रखेगा। अब इसी के साथ समझ लेते हैं मध्यवर्ती वस्तु और अंतिम वस्तु में अंतर। तो मध्यवर्ती वस्तु वे होती हैं जिनका उपयोग कोई उपयोगकर्ता कच्चे माल के रूप में करता है, जबकि अंतिम वस्तु वो होती है जिसका उपयोग प्रयोगकर्ता अंतिम वस्तु के रूप में करता है। इसके अलावा जो मध्यवर्ती वस्तु होती है उसे फर्में बार बार बेचती हैं, लेकिन जो अंतिम वस्तु होती है उसे जब बेच दिया जाता है तो पुनः पुनः नहीं बेचा जाता, जैसे कि शर्ट। इसके अलावा मध्यवर्ती वस्तुओं पर किए गए खर्च को मध्यवर्ती उपभोग या मध्यवर्ती लागत कहा जाता है, जबकि अंतिम वस्तुओं पर किए गए व्यय को अंतिम व्यय, जिसे हमने देखा था कि उपभोग व्यय और निवेश व्यय का योग कहा जाता है। अब मध्यवर्ती वस्तु को कभी भी जीएनपी निकालने या राष्ट्रीय आय निकालने के लिए शामिल नहीं किया जाता, लेकिन अंतिम वस्तु को राष्ट्रीय आय निकालने के लिए, जीएनपी निकालने के लिए शामिल किया जाता है। अब इसी के साथ बच्चों हम समझ लेते हैं उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के अंतर को भी। उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिसका किसी परिवार के द्वारा या उपभोक्ता के द्वारा अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए प्रत्यक्ष रूप से, डायरेक्ट रूप से यूज़ किया जाता है।
और इसका तो कई उदाहरण हैं, जैसे घरों में उपयोग होने वाला सब्जी, अनाज, दूध, फल, ये सभी इसके अंतर्गत आते हैं। लेकिन हम अर्थशास्त्र में इसे 4 भागों में बांटते हैं: टिकाऊ वस्तु, अर्ध टिकाऊ वस्तु, गैर टिकाऊ वस्तु, अभौतिक वस्तु, ड्यूरेबल गुड्स, सेमी ड्यूरेबल गुड्स, नॉन ड्यूरेबल गुड्स एंड नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। चलिए, टिकाऊ उपभोग वस्तु इसे जानते हैं। टिकाऊ उपभोग वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जिनका उपयोग हम कई वर्षों तक कर सकते हैं, जैसे आपकी बाइक, स्कूटी, रेडियो, कार। और अर्ध टिकाऊ वस्तुएं जिसका उपयोग 1 वर्ष या उससे कुछ अधिक समय तक हम कर सकते हैं, इसमें बहुत ज़्यादा दाम भी नहीं होता, जैसे फर्नीचर, क्रॉकरी, बिजली का सामान। अब गैर टिकाऊ या जिसका दूसरा नाम है एकल उपयोग, सिंगल यूज गुड्स, तो जिनका उपयोग हम एक ही बार करते हैं, या मैं यूँ कहूँ कि जो बहुत अधिक टिकाऊ नहीं होती, जैसे आपका गैस सिलेंडर, दूध। इसके अलावा इसमें आती हैं अभौतिक वस्तुएं या सेवाएं। सेवाएं गैर भौतिक वस्तुएं हैं, लेकिन ये अप्रत्यक्ष रूप से मानव आवश्यकता की संतुष्टि करती हैं, जैसे डॉक्टर की सेवा, वकील की सेवा, शिक्षक की सेवा, कि उसे आप देख तो नहीं सकते लेकिन महसूस कर सकते हैं। जैसे शिक्षक पढ़ा रहे हों तो कहा जाएगा कि वो अपनी सेवा दे रहे हैं, लेकिन भौतिक रूप से एग्जैक्टली पढ़ाना क्या है वो नहीं कहा जा सकता। और आप बिल्कुल कंफ्यूज मत होइएगा, कॉपी एक अलग चीज़ है, किताब एक अलग चीज़ है, लेकिन आप कितना समझ रहे हैं इसको तो आप महसूस ही कर सकते हैं और बता भी नहीं सकते कि एग्जैक्टली आपने कितना समझा है। अब बात कर लेते हैं पूंजीगत वस्तुओं की। याद रखिएगा, पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्तियां होती हैं। इनका मूल्य भी बहुत ऊंचा होता है और ये कई वर्षों तक प्रयोग में लाई जाती हैं। इसके अलावा इनका प्रयोग करने पर इसमें घिसावट व्यय भी होता है। तो बताइए कितना आसान है ना। तो ये पूंजीगत वस्तु कौन होगी? किसी भी फर्म की मशीनरी, उसका प्लांट, क्योंकि मशीनरी महंगी भी मिलती है, मशीनरी उनकी संपत्ति भी होती है, और मशीनरी में घिसावट व्यय भी लगता है क्योंकि उसका मेंटेनेंस चार्ज तो देना ही पड़ता है। तो याद रखिएगा, पूंजीगत वस्तुएं वे वस्तुएं होती हैं जो उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति होती है। इसी के साथ बोर्ड में एक प्रश्न आता है कि क्या सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक वस्तुएं होती हैं, और क्या सभी उत्पादक वस्तुएं पूंजीगत वस्तुएं नहीं होती? तो चलिए इस प्रश्न को समझते हैं। उत्पादक वस्तुएं किसे कहेंगे? जिनका उपयोग उत्पादन कार्य के लिए किया जाता है। इसके अलावा जरा ध्यान दीजिए, पूंजीगत वस्तुएं किसे कहेंगे? जो उत्पादकों की स्थिर परिसंपत्ति है, जैसे कि मशीनरी। तो मशीनरी पूंजीगत वस्तु भी हुई और उत्पादक वस्तु भी। तो ये बात तो प्रूफ हो गई कि जो भी पूंजीगत वस्तु होगी वो उत्पादक वस्तु हो सकती है। लेकिन जो भी उत्पादक वस्तुएं हैं वो क्या पूंजीगत वस्तुएं हो सकती हैं? तो नहीं। क्यों? क्योंकि उत्पादक वस्तुएं तो कई चीज़ें हो सकती हैं ना बच्चों, जैसे लकड़ी हो सकती है। अब जरा सोचिए कि लकड़ी से आपने कुर्सी बना ली, अब आप उसका क्या बनाओगे? क्या आप उसका बार बार उपयोग कर सकते हो? अगर उसका बार बार उपयोग नहीं कर सकते तो आपकी वो उत्पादक वस्तु लकड़ी जिससे आपने उत्पादन किया था, तो क्या आप उसे पूंजीगत वस्तु की श्रेणी में रखोगे? वो आपका एसेट हो सकता है, वो आपकी संपत्ति हो सकती है? नहीं, क्योंकि वो टिकाऊ भी नहीं है। अब ठीक वैसे ही आपको एक मिठाई वाले का उदाहरण देती हूँ कि उसने दूध से खोआ तो बना लिया, उस खोए से मिठाई भी बना ली, तो क्या वो बार बार उस मिठाई से दूसरी मिठाई बना सकता है? नहीं ना। तो वो उसकी उत्पादक वस्तु क्या पूंजीगत वस्तु हुई? नहीं।
क्योंकि पूंजीगत वस्तु की तो विशेषता ही है कि उसका उपयोग कई वर्षों तक और बार बार होता है। तो याद रखिएगा बच्चों, सभी पूंजीगत वस्तुएं उत्पादक हो सकती हैं, लेकिन सभी उत्पादक वस्तु पूंजीगत नहीं होती। और जब ऐसी बात आए तो आप ध्यान दीजिएगा, जैसे लकड़ी, जैसे दूध, क्योंकि उनसे भी उत्पादन होता है। अब समझ लेते हैं उपभोग वस्तु और पूंजीगत वस्तु के अंतर को। उपभोग वस्तु मानवीय आवश्यकता की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि करती है, लेकिन पूंजीगत वस्तु मानवीय आवश्यकता की प्रत्यक्ष रूप से संतुष्टि नहीं करती। इसका उपयोग उत्पादकों के द्वारा उत्पादन के लिए किया जाता है, जिससे मनुष्य की आवश्यकताएं तो पूरी होती हैं, पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं। अब उपभोग वस्तुएं जो हैं वो वस्तुएं परिवार के द्वारा खरीदी जाती हैं, लेकिन पूंजीगत वस्तुएं उत्पादकों के द्वारा अधिक उत्पादन के उद्देश्य से खरीदी जाती हैं। जो उपभोग वस्तुएं होती हैं उस पे किए गए खर्च को हम उपभोग व्यय कहते हैं, और पूंजीगत वस्तुओं पर किए गए खर्च को हम निवेश व्यय कहते हैं। उपभोग वस्तुओं के अधिक उत्पादन के कारण लोगों का जो कल्याण का स्तर है या जीवन स्तर है वो ऊंचा होता है, लेकिन पूंजीगत वस्तुओं के अधिक उत्पादन से एक देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होती है, देश की जीडीपी बढ़ती है। तो देखा आपने, ये मैक्रो इकोनॉमिक्स के कुछ कॉन्सेप्ट्स, और हमने यहाँ पर देखा विभिन्न वस्तुओं के बारे में। आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो पसंद आने पर लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आपके पूरे 12th के कोर्स को इस चैनल पर विभिन्न वीडियो के माध्यम से समझाया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। याद रखिएगा, आपकी सफलता ही मेरा उद्देश्य है।